हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? मैं अंकित। मैं आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। मेरे प्यारे बच्चों, संविधान क्या है? आप लोग संविधान के बारे में क्या जानते हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो संविधान की क्लास पहले पढ़ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ चुके हैं। तो आज मैं आपकी संविधान की क्लास स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी इसमें बेसिक चीज़ें हैं, उनको भी बताएंगे। संविधान की जो पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसको भी बताएंगे। किसी देश का संविधान बनाने के लिए कोई ना कोई पृष्ठभूमि होती है, तो उस पृष्ठभूमि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं संविधान की। संविधान है क्या? बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और करके आए हैं। अगर उन्हें ये पूछा जाए संविधान क्या है, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में पूछना, उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी पूछ सकता है, आप पढ़ते हैं उसके बारे में क्या, आप क्या बताएंगे? संविधान में बेटा आपने सुना होगा, जो पढ़े होंगे बच्चे, बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में चर्चा की है क्रमबद्ध तरीके से। आर्टिकल पढ़ने से काम नहीं चलता है, आर्टिकल कोई थोड़ी नहीं पूछेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको पूछा जाएगा तो आर्टिकल नहीं पूछा जाएगा। आर्टिकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति मिलता तो संविधान के बारे में आपसे पूछने की कोशिश करेगा, कहेगा बेटा संविधान है क्या? एक लाइन की परिभाषा है, मैं परिभाषा के बारे में बताऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग लिखें संविधान। संविधान क्या है? संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन देखो बच्चों, संविधान, मैंने आपको संविधान की परिभाषा लिखाई। संविधान उन प्रावधानों का क्या है बेटा? संग्रह, जिसके आधार पर किसी देश का क्या चलाया जाता है? शासन चलाया जाता है। मेरे बच्चे, क्या चलाया जाता? शासन चलाने का मतलब सार्वजनिक जीवन का संचालन कैसे होगा। सार्वजनिक जीवन में आपने देखा होगा, राजनीतिक व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, कैसे होगी राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होगी, आर्थिक व्यवस्था कैसे होगी, ये सारी चीज़ें, और कानून कैसे काम करेगा, ये सब कहाँ बताया गया है? यहाँ पर हमारा एक संविधान मैं इजी तरीके से बताने की कोशिश, सिंपल तरीके से बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। संविधान
संविधान एक क्या है, बुक, एक किताब है, एक किताब है। किताब के अंदर देश को कैसे चलाया जाएगा, देश को किस तरीके से नागरिकों के अधिकार है ना, नागरिकों के कर्तव्य, संघ की कार्यपालिका, संघ शासन कैसे करेगा, राज्य शासन कैसे करेगा ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे पदों का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया गया है। पूरी बुक में सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से आपको बताई गई हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, किसी देश पर शासन कैसे चलेगा, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया सब कुछ दिया है क्रमबद्ध तरीके से। आने वाली क्लास में जब भी आगे पढ़ाऊँगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ आप ध्यान रखना, आप क्लास कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास नहीं की होगी, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पॉलिटी की क्लास की है तो उन्हें पढ़ने में आसानी होगी। लेकिन आप निश्चिंत रहें, मेरी जो क्लास होगी वो शून्य से लेकर शिखर, प्रत्येक बच्चे को मैं शून्य से लेकर शिखर पे पहुंचाऊंगा, जीरो से लेकर टॉप पे पहुंचाने का मेरा। आप बिल्कुल जीरो हैं मेरी नज़र में, कुछ नहीं जानते। टीचर की नज़र में बच्चा जीरो ही होता है और उसको क्लास में कुछ नहीं आता है। मैं आपको शुरू से लेके और टॉप पे ले जाऊंगा, शिखर पे ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा, आप क्लास करो, 4-5 एक हफ्ते जब क्लास करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, ये तो बात संविधान की परिभाषा की रही। मिटा दूँ बच्चों? अब बच्चों एक सवाल उठता है, संविधान अचानक बना, मन में कैसे विचार आया? संविधान बनाने के लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, एकदम नहीं बना। हम आपको हिस्ट्री में थोड़ा लेके चलेंगे, इतिहास में, वहाँ जानकारी देंगे। आपने देखा होगा प्राचीन काल में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, वहाँ कानून व्यवस्था राजा महाराजा द्वारा ही बनाई जाती थी, वहाँ कोई संविधान नहीं था। संविधान था नहीं मेरे बच्चे, तो फिर क्या था? राजा को जैसा भी अच्छा लगता था, जैसा उचित लगता था, वो क्या करता था? दंड देता था। आपने देखा होगा भारत में अंग्रेज़ों ने शासन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद प्लासी का युद्ध, 1857 की क्रांति से लेकर 1947 के बीच बहुत सारी घटनाएं हुई, उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखे गए। पहले कंपनी का शासन था, फिर उसके बाद ताज क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में 1858 के बाद 1947 तक चला। उसी पीरियड में बहुत सारे रेगुलेट एक्ट, पिट्स एक्ट और भारत शासन अधिनियम और मार्लियामेंटो सुधार वगैरह, ये सारे बदलाव होते गए। समय समय पे जो ज़रूरत थी उन्होंने डालते चले गए। लेकिन हालांकि पृष्ठभूमि में इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारत शासन अधिनियम 1935। मेरे प्यारे बच्चों, 1935 का जो अधिनियम है बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे संविधान की बहुत सारी इकाई, कम से कम वहाँ से 2/3 संविधान, ज़्यादातर संविधान कहाँ से? 1935 के अधिनियम से लिया गया। ये सारी चीज़ें 1935 से लेके वो भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मार्लियामेंटो सुधार 1909, इसी में मार्ले कौन था? भारत सचिव था और मिंटो वायसराय था। ठीक है, ये दोनों का जो सुधार था, इन्होंने क्या किया मेरे बच्चे? इन्होंने हिंदू और मुसलमान को निर्वाचन में मत देने का अलग वो अधिकार प्रावधान कर दिया। इनको सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता? मार्लियामेंटो को। ठीक है, इन्होंने ही हिंदू मुसलमान को निर्वाचन में भाग लेने के लिए अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, वहाँ से ही एक विभाजन का दौर शुरू हुआ। उससे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, वहाँ से भी ये सारी चीज़ें होती गई। 1919 का जो चार्टर एक्ट है, तो उसमें मेरे प्यारे बच्चे सिखों को भी अलग कर दिया गया। सिख है, ईसाई है, वो सारी चीज़ें अलग कर दी गई। ये तो था हल्का फुल्का बैकग्राउंड इसका, वो ऐतिहासिक हिस्ट्री के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, संविधान को कैसे बनाया जाए, मन में विचार उठाए। लोगों ने समय समय पर मांग की, बहुत सारी मांगें की कि संविधान को हम कैसे बनाएं। ठीक है, संविधान की सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक,
करते हैं। आइए हम बात करते हैं संविधान सभा की जो मांग हुई है, वो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। आपके मन में कोई विचार संविधान से मतलब ये जो परिभाषा से संबंधित कोई अगर विचार है, डाउट है, वो बताएं जो परिभाषा लिखा है। परिभाषा क्लियर आपकी हो गई? ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं संविधान सभा की मांग। हम लोग संविधान सभा का टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा का गठन और निर्माण की प्रक्रिया, ये चीज़ें बताने के बाद हम आपको संविधान में आर्टिकल्स, भाग, अध्याय, आर्टिकल, खंड, उपखंड, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आपके जो संविधान में बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, क्लास 6 से लेकर 12 तक बुकें पढ़े होते हैं, किताबें पढ़े होते हैं, तो उसमें अध्याय दिया जाता है मेरे बच्चे, अध्याय 1, अध्याय 2, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो आप कैसे पढ़ेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो फिर आप जब भी संविधान को पढ़ेंगे सारी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, ठीक है। पहले हम संविधान सभा की बात करते हैं, फिर आगे हम उसकी बात करेंगे, ठीक। संविधान सभा की मांग की बात होती है, कोई ना कोई संविधान सभा की मांग करेगा। सबसे पहले 1895 की ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। 1895 में संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की? 1895 में स्वराज बिल किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बहुत सारी परीक्षाओं में किया जाता कि स्वराज बिल कौन लेके आया था, तो बाल गंगाधर तिलक। उन्नीस 1921 में पूर्ण स्वराज, बच्चों पूर्ण स्वराज की बात होती है तो किसने मांग की थी? हसरत मोहनी ने। कब की थी? 1921 में, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और उन्नीस 1922 में यंग इंडिया पत्रिका, महात्मा गांधी, यंग इंडिया पत्रिका में 1922 में पहली बार महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। वो भी संविधान सभा किसकी होनी चाहिए? भारत की इच्छा अनुसार होना चाहिए, ठीक है। उन्नीस 1934 में
औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग 1934 में M.N. रॉय के द्वारा की गई। M.N. रॉय M.N. रॉय के द्वारा की गई। मिटा दो बच्चों, इसको नोट कर लिया आपने, ठीक है। मैंने आपको बताया संविधान सभा की मांग समय समय पर होती रही। सबसे पहले स्वराज बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की। उसके बाद पूर्ण स्वराज्य की मांग 1921 में हसरत मोहनी के द्वारा की। यूपी SSSC पैड के क्वेश्चन में पूछा गया है, पैड की परीक्षा में ये पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की, ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे भी जाएंगे। ऐसी बहुत सारी वनडे एग्जाम में, SSC वगैरह में ये क्वेश्चन, आप ऐसे क्वेश्चन तैयार करके रखना, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी ने बेटा 1922 में यंग इंडिया पत्रिका में अपने संविधान सभा की मांग की थी सबसे पहले, ठीक है। मिटा दूं, अब बात करते हैं मेरे बच्चों अभी मैंने जो 1934 में औपचारिक संविधान सभा की मांग की थी, M.N. रॉय, M.N. रॉय, इसको लिख सकते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय। कभी कभार क्वेश्चन में M.N. रॉय शॉर्ट में ना देखे, मानवेंद्र नाथ रॉय, कई परीक्षाओं में देखा है मैंने कि M.N. रॉय की जगह मानवेंद्र नाथ दे दिया जाता है। अगर आपको पूछा जाएगा औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने की, M.N. रॉय ने। अगर मानवेंद्र नाथ दे दिया गया, B.N. राव, यहाँ पर दोनों एक जैसे लगते हैं, B.N. राव। अगर ऑप्शन में आपको ये दे दिया गया, ये दोनों और ये दोनों, और पूछा गया औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने की, अगर आपको मानवेंद्र नाथ एक बार दिखेगा तो आपको ऐसा लगेगा ये तो है ही नहीं, रॉय होंगे ये। आप जल्दबाजी में आके क्या करेंगे, B.N. रॉय को टिक कर देंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, वो भी आगे बताएंगे। मिटा दूँ, ठीक। अपनी अपनी मांगे मांगते रहे लोग संविधान सभा के लिए। आखिरकार 1940 में अंग्रेज़ों के द्वारा पहली बार अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया गया, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। उस समय लिथागो वायसराय थे, उनके द्वारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा कि इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। महात्मा गांधी के द्वारा इसका बहिष्कार कर दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मुख्यतः भारतीय होंगे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, डेट कभी पूछा जाता है अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो 1940 को, है ना, फैक्ट के रूप में इसको याद रखना। उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आता है। 42 में क्रिप्स मिशन आया।
इसके एक अध्यक्ष थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। पूछा जाता है क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय अध्यक्ष कौन था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। ये व्यापार बोर्ड के मंत्री भी थे। उस समय जो व्यापार बोर्ड था उसके मंत्री अध्यक्ष भी थे। ठीक है, ये लेके आते हैं। मुस्लिम लीग ने इसमें बहिष्कार कर दिया, मुस्लिम लीग इसमें भाग लेने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि युद्ध की समाप्ति के बाद हम आपको संविधान सभा का मांग आपकी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसमें बहिष्कार कर दिया। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, 1939, 1939, 1945, ठीक है, ये दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 और 45 के बीच में। ठीक है, उसी पीरियड में आपका अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया। तो इन्होंने पता आया तो इन्होंने ये कहा कि युद्ध समाप्त हो जाए। अगस्त प्रस्ताव में तो ये कहा था कि आप हम लोग मेरा साथ दो, जैसे ही युद्ध समाप्त होगा वैसे हम आपकी मांग को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन बहिष्कार कर दिया। और क्रिप्स मिशन में भी ये कहा गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। महात्मा गांधी भी बहुत नाराज़ हुए, आहत हुए। महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे। उसी समय महात्मा गांधी ने डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। महात्मा गांधी के द्वारा डू एंड डाई, करो या मरो। महात्मा गांधी के ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल कर दो। वो व्यक्ति आपसे कह रहा है कि डू एंड डाई, करो या मरो, है ना। वो भी परेशान हो गए थे इन लोगों के अत्याचार से। सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का बता दे रहे हैं। देखो बच्चों, कोई भी विश्व युद्ध होता है, चाहे जीतने वाला हो चाहे हारने वाला हो, दोनों को ही हानि होती है। किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है ना। आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में अमेरिका और साउथ कोरिया के बारे में, नॉर्थ कोरिया सॉरी, काफ़ी टकराव हुआ, है ना। युद्ध की स्थिति पर आ खड़े हुए, लेकिन युद्ध नहीं चाहा, कोशिश की युद्ध से बचा जाए। कोई भी देश नहीं चाहता है कि युद्ध हो। युद्ध से जानते हो क्या होता है? वॉर से क्या होता है? राष्ट्र को बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचता है। जो युद्ध जीतेगा उसको भी और जो हारेगा उसको भी, दोनों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ठीक है बच्चों, देश में इस समय विश्व में कोई ये चाहता है तीसरा वर्ल्ड वार हो, तीसरा विश्व युद्ध ना, कोई नहीं चाहता है। ये सारी चीज़ें आपने देखी। संविधान सभा की समय समय पर मांग उठती रही। ठीक है, अंग्रेज़ों ने मांग को स्वीकार कर लिया 1940 में। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्रिप्स मिशन भेजा, और जो भारत की संविधान सभा का गठन होता है वो कैबिनेट मिशन भेजा। इसके बाद क्या आता है? कैबिनेट मिशन। ये भी 1946। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया। पूछा जाता है और भारतीय संविधान का विकास किस मिशन के थ्रू हुआ? संविधान सभा का विकास कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ। इस जो कैबिनेट मिशन है उसी के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, उस समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे लेबर पार्टी के। उन्हीं के कैबिनेट के 3 सदस्यों का एक गुट भेजा कि आप जाओ
देखो जाके उनकी संविधान सभा कैसे बनाएंगे, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें इन्होंने इसी मिशन में भेजी। कौन कौन आया था बेटा? सर पैट्रिक लॉरेंस, AB तीन सदस्य थे। सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ है। ये आपने देखा होगा क्रिप्स मिशन के भी अध्यक्ष थे, इनको भी साथ में भेजा गया। ये वैसे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। AB अलेक्जेंडर कौन थे बच्चा? ये आपके नौसेना मंत्री थे। ठीक है, हटा दूँ। मैंने बता दिया कैबिनेट मिशन इसका नाम क्यों रखा गया। ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के कैबिनेट के सदस्य थे, इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन है। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। अब संविधान सभा का गठन कैसे होगा? संविधान सभा में कौन होगा? संविधान सभा में 389 सदस्य थे। टोटल कितने? 389। तीन सौ 89 सदस्य थे। 292 ब्रिटिश प्रांत से थे। कहाँ से थे बच्चा? ब्रिटिश प्रांत से। आपके 4 चीफ कमिश्नरी, ठीक है, उनके हम नाम बताएंगे आपको। 93 देसी रियासत से। जो बेटा 93 थे देसी रियासत से, ये सारे लोग मनोनीत किए गए थे। देसी रियासतें थी, रियासत थी, वहाँ कौन होता था? राजा और महाराजा अपने सदस्यों क्या करते थे? मनोनीत करके। चीफ कमिश्नरी की बात करते हैं तो दिल्ली, अजमेर, जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे उसमें दिल्ली था आपका, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान इस समय पाकिस्तान में है, कुर्ग कर्नाटक में है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है, चीफ कमिश्नरी में कौन सा
था या कौन सा नहीं था। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, दिल्ली, मद्रास और कुर्ग, अजमेर। एक ऑप्शन आपको बताना होगा इसमें कौन सा नहीं था। तो नहीं था तो कौन नहीं था इसमें? आपका मद्रास नहीं था। इन चारों के नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये नाम याद करके रखेंगे, ठीक है। इन 200 ये जो 292 और +4 296 का जुलाई अगस्त में क्या हुआ? चुनाव होता है, ये चुन के जाते हैं। मिटा दूं? जुलाई अगस्त 96 में निर्वाचन होता है। 296 पे चुनाव होता है। इसमें दो 208 कांग्रेस के और 73 मुस्लिम लीग के और 15 छोटी छोटी पार्टियां। ये आपके कांग्रेस के हैं और ये देसी है, ठीक है। अब बेटा संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है? गठन तो हो गया, संविधान सभा में कौन कौन होंगे, कितने सदस्य होंगे, ये सारी चीज़ें हो गई। यहीं एक सवाल उठता है, क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? जो 389 सदस्य थे इसमें कितनी महिलाएं थी? आपको बहुत सारी परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। आप लिखते रहिए। एकमात्र मुस्लिम महिला, वो कौन थी? बेगम एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछे भी गए ऐसे क्वेश्चन। तो संविधान सभा में एकमात्र महिला कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल। हटा दूँ बच्चों? ठीक है, महिलाओं की संख्या पूछेगा तो आप 15 बता देना, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? तो कितने हस्ताक्षर किए थे? 299, ठीक है।
विभाजन के टाइम देशी रियासतों ने किया था 73, नहीं सॉरी 229 किया था, वो 299 विभाजन के समय। जब भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ था तो 299 सदस्यों में से 229 और ये 70 कहाँ से थे? देशी रियासत से। ठीक है, विभाजन के टाइम यह पूछा जाता कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, तो आप इसको याद रखना है। बच्चों, ये तो संविधान सभा के गठन की बात हुई। अब हम लोग बात करेंगे संविधान के निर्माण की प्रोसेस, संविधान का निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालो। संविधान का निर्माण। ठीक है, संविधान सभा का गठन 6 नवंबर 1946 को होता है। नवंबर 1946 को जब गठन हुआ उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक होती है। पहली बैठक होती है 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। बच्चों, एक सवाल उठता है, क्या सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव हुआ था? किस आधार पर इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया? जो भारत की प्रथम संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को हुई, उसका इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। किस आधार पर बनाया गया? तो बच्चों, ये सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे, सबसे ज़्यादा एज के थे। बहस के अकॉर्डिंग इनको क्या बनाया गया? अध्यक्ष। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम बैठक हुई थी, इसमें मेरे प्यारे बच्चों मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें दो अलग राज्य। उनका तो जैसे भारत के रिजर्वेशन आया वहाँ भी बहिष्कार किया था। उन्होंने कहा कि हमें भैया दो स्टेट, भारत और पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए, हम साथ नहीं रहना चाहते, अलग रहना चाहते हैं। तो वहाँ भी बहिष्कार किया और यहाँ भी बहिष्कार किया। पूछा जाता है संविधान सभा के प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? आपसे ऐसे सवाल बनते हैं। तो इसमें कितने लोगों ने भाग लिया? 211। टोटल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य 211। एक चर्चिल का स्टेटमेंट है मेरे प्यारे बच्चों। चर्चिल ने क्या कहा? चर्चिल ने कहा संविधान सभा की प्रथम बैठक को कि यह एक ऐसा विवाह है, मुस्लिम ने बहिष्कार किया,
कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। स्टेटमेंट इनको बाद में करा देंगे थोड़ा बहुत। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने दिवालिया बैंक की संज्ञा दी। दिवालिया बैंक के चेक के समान इसको क्रिप्स मिशन को संज्ञा दी कि दिवालिया बैंक का चेक है। क्रिप्स मिशन को चर्चिल ने कैबिनेट मिशन के जो प्रथम बैठक में मुस्लिम ने बहिष्कार किया था, चर्चिल ने कहा था संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार करने के बाद चर्चिल ने कहा यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ठीक है, संविधान सभा को चर्चिल ने एक ही जात की सभा कहा। किसने कहा? चर्चिल ने। हिंदुओं की सभा, संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा? लॉर्ड साइमन ने। लॉर्ड साइमन कौन? मेरे प्यारे बच्चों, 1919 का जो अधिनियम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उस सुधार में रिपोर्ट देने के लिए 1927 में भारत साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन भारत आए तो उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड साइमन। लॉर्ड साइमन के द्वारा इसकी पूरी वाइड वो डेटा तैयार किया गया, ये सफल रहा या असफल रहा या ठीक है, तो उन्होंने रिपोर्ट बना के वहाँ दी जाके। लेकिन बच्चों इसमें ख़ास बात क्या थी? इसमें सारे सदस्य कौन थे? ब्रिटिश के थे। आप बताओ, वो जब ब्रिटिश के होंगे तो वो रिपोर्ट कैसी देंगे, है ना? रिपोर्ट तो ठीक ही देंगे। तो हिंदुस्तान वालों ने इसका क्या किया? बहिष्कार कर दिया। ठीक है, उन्होंने संविधान सभा को क्या बोला? हिंदुओं की संविधान सभा, हिंदुओं की एक सभा है। ठीक, बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका कैबिनेट मिशन आया भारत। संविधान सभा का प्रथम बैठक देखी आपने 6 दिसंबर 1946 को। उसके स्थायी सदस्य के रूप में कोई नहीं था। अस्थायी सदस्य के रूप में कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इनको कैसे नियुक्त किया गया था? आपने देखा होगा इनको वयस्क के अकॉर्डिंग, जो बुजुर्ग थे सबसे ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग। संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन होता है 9 दिसंबर 1946 को। ये सारी बैठकें नहीं कराएंगे, इम्पोर्टेंट से जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से कराएंगे। ठीक है, सारी बैठकें बहुत सारी हो जाएंगी, आप नहीं कर पाओ, कोई मतलब नहीं। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बेटा स्थायी अध्यक्ष थे। इसी संविधान सभा में पूछा जाएगा उपाध्यक्ष कौन था? बीटी कृष्णामाचारी, एस सी मुखर्जी।
इसमें 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 9 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इसमें 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछते हैं, बने भी काफ़ी हैं, तो उपाध्यक्ष के बारे में थोड़ा गौर करना है। फिर मिटा दूं बच्चों? अब संविधान सभा की तीसरी बैठक की बात होती है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लेके आया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या लेके आया जाता? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? उद्देश्य प्रस्ताव मेरे बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लेके आया जाता है, लेकिन ये पारित उस समय नहीं होता। पारित होने में इसको थोड़ा समय लगता है। आज का जो प्रस्ताव बना है उसी का आधार उद्देश्य प्रस्ताव को कहा जाता है। ठीक है, ये पारित कब होता है? 22 जनवरी 1947 को। ठीक, ये आपका पारित हो जाता है। ये चीज़ है। आपके तीनों बैठकें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मेरे प्यारे बच्चों, संविधान की अगर जब बात करेंगे तो अंबेडकर की बात होगी तो न्याय नहीं हो गया, उनके लिए अन्याय होगा। संविधान में अगर अंबेडकर को जानना बहुत ज़रूरी होता, उनके बारे में बिना चर्चा किए संविधान अधूरा है। हम लोग संविधान में अंबेडकर की बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर बहुत विद्वान व्यक्ति थे। भारतीय संविधान का जनक या पिता डॉक्टर अंबेडकर को ही कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अंबेडकर जी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ा। अंबेडकर हार जाते वो चुनाव। उसके बाद बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव लड़ा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव को जीत जाते हैं। भारत का विभाजन होने वाला था। भारत 2 पार्ट में विभाजित होने वाला था। बंगाल का जो हिस्सा था जहाँ से अंबेडकर जी चुनाव लड़े थे वो पूर्वी पाकिस्तान की ओर जाने वाला था। ऐसी कंडीशन में संविधान सभा का सदस्य बनाए रहना उचित नहीं था। संविधान सभा उनकी ख़त्म हो जाती तो वो हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है और अंबेडकर की संविधान सभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अंबेडकर चुनाव के लिए खाली पद हो जाता, वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर बच्चों, संविधान सभा के सलाहकार BN राव, डॉक्टर BN राव ने सुझाव राजेंद्र प्रसाद से कहा, सुझाव दिया अपना कि राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, इनका संविधान में रहना बहुत ज़रूरी है ना। संविधान में ये रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, अच्छे डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो फिर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी बात मानी, डॉक्टर BN राव की।
BN राव की बात मानते हैं तो फिर आगे क्या होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री BG खैर से बात करते हैं। BG खैर बात करते हैं तो वहाँ से पूना से MR जयंकर को वहाँ से सीट खाली कराते हैं। अंबेडकर जी को वहाँ से चुनाव लड़ा दिया जाता है। अंबेडकर जीत जाते हैं। फिर चुनाव जीत के कहाँ आते हैं, संविधान सभा में आते हैं। संविधान सभा में चुनाव जीत के आए। डॉक्टर BN राव ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया। डॉक्टर BN राव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर BN राव कौन थे? डॉक्टर BN राव मेरे बच्चों संविधान सभा के सलाहकार थे। संविधान सभा के सलाहकार होने के साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज भी थे। भारत के पहले जज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में डॉक्टर BN राव थे। इन्होंने भारत के लिए निःशुल्क संविधान में जो भी अपनी सेवाएं दी हैं निःशुल्क दी हैं, ना कोई पैसा लिया है ना कुछ लिया है। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, ड्राफ्ट तैयार किया गया। क्या है? ड्राफ्ट इनके द्वारा तैयार किया गया है। BN राव ने बर्मा का जो संविधान था उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया। बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा बर्मा के संविधान में, भारत के संविधान में। डॉक्टर BN राव इनको संवैधानिक सलाहकार कहते हैं। ठीक है, इन्होंने प्रारूप तैयार किया। प्रारूप क्या किया? तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया। ठीक है, प्रारूप तैयार करने के बाद प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है बच्चों, प्रारूप तैयार किया। प्रारूप का मतलब प्रारूप समिति नहीं, ड्राफ्ट था। ये जो प्रारूप समिति थी इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों का नाम हम बारी बारी से आपको बताएंगे। उनका क्या काम था वो भी हम सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, इस कमेटी का क्या काम था। ठीक है, ये अक्टूबर 1947 में, ठीक है, प्रारूप उन्होंने तैयार कर दिया। BN राव को संविधान सलाहकार कहते हैं। प्रारूप समिति के बारे में हम लोग जानते हैं। अब अंबेडकर जी को पढ़ेंगे तो प्रारूप समिति को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समिति का क्या काम था हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रारूप समिति में बच्चों 60 सदस्य थे। मैं 7 के नाम लिखवा रहा हूँ, आपको नोट करने होंगे, आपको 7 तैयार करने होंगे। परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं। 7 में से 4 दे दिए जाएंगे, 3 दे दिए जाएंगे, 1 कोई और दे दिया जाएगा। अगर आपको 7 आते होंगे तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, अगर नहीं आते होंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर BR
अंबेडकर। ये कौन थे बेटा? अध्यक्ष थे इसके। इसमें 7 सदस्य थे। एन गोपाल अयंगार, गोपाला, ठीक है। दूसरे अल्लाद अय्यर, अल्लाद कृष्णस्वामी अय्यर। के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठीक है। और उसके बाद बी एल मित्र, इनकी मृत्यु हो गई। इनके स्थान पर कौन आया? एन माधव राव। उसके बाद डीपी खेतान, डीपी खेतान की जगह कौन आया? डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णाचार्य। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये चीज़ क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, कृष्णाचार्य किसकी मृत्यु होने के बाद प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे? आपको पता होगा, तभी मैं सीधा लिखा देता आपको टीटी कृष्णाचार्य, तो आप गलत कर देते, है ना। अगर आपको डीपी खेतान पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे। पहले डीपी खेतान थे और उसके बाद पहले बीएल मित्र भी थे, उनकी जगह एन माधव राव आए, ठीक है। ये 7 सदस्य आपको याद होने चाहिए अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। बच्चों, ये सारी चीज़ें प्रारूप समिति आप पढ़ रहे हैं, किताबों में भी लिखी होगी, हर जगह मिलेगी, सारे सदस्य होंगे। तो सर आपने पढ़ाया क्या, लिखा क्या दिया, इसका काम क्या था? जो ड्राफ्ट बनाया था BN राव ने, उस ड्राफ्ट के ऊपर इनकी क्या रहती थी? नज़र। इसको विचार विमर्श करते थे, कहाँ संशोधन करना है, कहाँ बढ़ाना है, कहाँ घटाना है। आपने देखा होगा शुरुआत में 243 आर्टिकल 13 अनुसूचियाँ थी। तो इन्होंने जब पहली रिपोर्ट दी 21 फरवरी 1948 को पहली रिपोर्ट दी इसी प्रारूप समिति ने, तो 315 आर्टिकल 8 अनुसूचियों के बारे में चर्चा की गई है। कितनी अनुसूची? 8 अनुसूची के बारे में बताया गया कि पहली रिपोर्ट में, ठीक है। इनका काम क्या था? रिपोर्ट देना था। प्रारूप समिति की काम क्या था? रिपोर्ट देना था। जो प्रारूप तैयार किया था उसी का। उसके बाद 29 अक्टूबर 1948 को दूसरी रिपोर्ट दी जाती है। उसमें 3 वाचन होते हैं, होने के बाद 114 दिन लगते हैं। 141 बैठकें होती है, कोई मतलब नहीं रहता। वो सारी चीज़ें होने के बाद संविधान सभा को, आपका जो भारतीय संविधान है, 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से अंगीकृत कर दिया जाता है। छब्बीस नवंबर 1949 को
26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से प्रारूप समिति की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये अंगीकृत किया जाता। मेरे प्यारे बच्चों, उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे, ठीक है। लेकिन आंशिक रूप से ये सो लागू किया जाता तो उस समय आंशिक रूप से लागू किया गया था, उस समय 16 आर्टिकल थे। अनुच्छेद लागू होते। अनुच्छेद आपका 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 60, आर्टिकल 324, 60 राष्ट्रपति की शपथ, नागरिकता से संबंधित, 324 निर्वाचन से संबंधित, 366, 67, 79, 80, 388, 391, 92, 93, 94। 94 में दिया गया था कि यहाँ इस आर्टिकल के अनुसार ये आर्टिकल लागू होंगे, इसलिए उसको भी इसमें ऐड कर लिया गया, ठीक है। छब्बीस नवंबर को आंशिक रूप से अंगीकृत तो कर लिया गया, लेकिन 26 जनवरी को एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। 26 कांग्रेस के लिए 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी, महत्वपूर्ण डेट थी। तो लाहौर अधिवेशन में उन्होंने घोषणा की थी मैं अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी को मनाएंगे। तो कांग्रेस ने भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। लेकिन जब देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हो गया था, जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद तो 26 जनवरी महत्वपूर्ण उनकी डेट थी, तो उसका अब क्या करें। इधर आंशिक रूप से संविधान भी लागू हो गया, तो इन्होंने सोचा कि 26 जनवरी को महत्वपूर्ण डेट बनाने के लिए जो मैंने सोचा था, इसको कहाँ ऐसी जगह फिट बैठाएं कि 26 जनवरी हमारे काम आ जाए, जो डेट थी पहले। तो इन्होंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पूर्ण रूप से। 26 जनवरी 1950 संविधान पूर्ण रूप से लागू। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए थे। अधिवेशन की बात करते हैं, संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगर लास्ट बैठक को अगर जोड़ते हैं तो 12 हुए थे, नहीं तो 11 हुए थे। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, डाउट रहता है कि कितने अधिवेशन हुए थे। अगर कुल अधिवेशन की संख्या पूछेंगे 12। अगर 24 जनवरी 1950 को जिस दिन राष्ट्रपति की शपथ ली थी, उस दिन 24 तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस दिन राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भारत के बने थे। 24 तारीख आपका राष्ट्रगान का राष्ट्रगीत उसी दिन मनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। ये तो आपका मोटा माटी रहा है ना। परीक्षा में क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते वो मैंने कराने की कोशिश की। और मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिटी एक ऐसा विषय है, अगर आप इसको पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़े हो तो उनका बैकग्राउंड नहीं होता, तो चीज़ों को समझ में नहीं आता है, ठीक है।
संविधान सभा से लेके संविधान सभा की मांग देखी आपने, संविधान सभा का गठन देखा और निर्माण देखा किस तरीके से, ठीक है। संविधान को किस तरीके से लागू किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में मैंने चर्चा की और ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की। हम लोग बच्चों अब बात करते हैं, हम लोग बात अब करते हैं, ये चीज़ हो गई। अब हम लोग बात करते हैं संविधान को कैसे पढ़ें। संविधान में कुछ ऐसे विषय हैं, उन विषयों की सूचियों को हम कैसे पढ़ें, पढ़ने का क्या तरीका है। क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़े होते हैं कि अध्याय, बहुत सारी चीज़ें पढ़ होती है, अध्याय 1 है, अध्याय 2 है, अध्याय 3, इस तरीके से पढ़ते हैं। हालांकि मेरे प्यारे बच्चों, संविधान में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। संविधान में आपको भाग मिलेंगे, अध्याय मिलेगा, अनुच्छेद मिलेगा, खंड मिलेंगे, उपखंड मिलेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। संविधान में सबसे पहले भाग आता है, क्या आता है, भाग को इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, पार्ट। संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। अगर उनको संशोधन के थ्रू आपने देखा होगा, 4 का क हो गया, ऐसे जुड़ते चले गए, 9 का क हो गया, तो वर्तमान में कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। उनको आपको पढ़ना है, सीधे सीधे लिखे भाग 1, 2, भाग 3, 4, 5, आपके 22 भाग हैं, ठीक है। उसके बाद अध्याय, अध्याय को इंग्लिश में बोलते हैं चैप्टर। संविधान में बहुत सारे चैप्टर बड़े हैं, भाग बड़े हैं, भाग को बड़ा बना दिया गया। जैसे संघ का शासन, भाग 5 में संघ का शासन, संघ के शासन में बच्चा राष्ट्रपति, संघ का शासन, ये तो आपका भाग हो गया, ठीक है। संघ का शासन जब बात आएगी तो ये आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और ये संसद, आपके क्या ये हो जाएंगे अध्याय। इसको हम पढ़ेंगे। अध्याय 1 में राष्ट्रपति है, अध्याय 2 में उपराष्ट्रपति है, अध्याय 3 में मंत्रिपरिषद है, अध्याय 4 में संसद है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ये बांट दिए गए हैं, ठीक है। ये तो बेटा अध्याय हो गया। संघ का शासन है, ज़्यादा दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें नहीं। अगर एक तरफ से दे दिया जाता भाग डाल के, आर्टिकल्स दे दिए जाते तो पढ़ने में दिक्कत होती। अध्याय वाइज दे दिया गया तो समस्या नहीं होती है। अध्याय आप समझे, जैसे संघ का शासन में राष्ट्रपति, तो एक अपने आप में एक अध्याय है, ठीक। अगर हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 53 कहता है। उसके बाद उसके निर्वाचन की प्रक्रिया, योग्यता के बारे में चर्चा है। राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 में।
राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 में। आप आर्टिकल को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, आर्टिकल, उनको पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ेंगे, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ठीक, इस तरीके से। अनुच्छेद को क्या कहेंगे, आर्टिकल। अनुच्छेद को क्या कहेंगे, आर्टिकल। आपको मैंने भाग बताया, बहुत छोटे छोटे भाग हैं। नागरिकता एक भाग है अपने आप में, उसके अंदर क्या है, आर्टिकल, ठीक है। संघ का शासन बहुत बड़ा है, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। तो उसको अध्याय में परिवर्तित कर दिया गया है, अध्याय में बांट दिया गया है। अध्याय में बांटने के बाद उन्हीं को, अगर राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो आर्टिकल में बांटा गया है, एक एक करके। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी जगह भाग दिए गए हैं, अध्याय नहीं दिए गए हैं, तो वहाँ सीधे किस में बांट दिया गया है, अनुच्छेद में। बहुत सारे भाग दिए हैं, अध्याय नहीं दिया गया, तो आप अनुच्छेद में बांटेंगे और बांटा गया है, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं खंड, क्लॉज। खंड को कैसे समझेंगे, क्लॉज, ठीक। क्लॉज को कैसे समझेंगे हम लोग, कैसे पहचानेंगे ये क्लॉज। 39 का ए, बी, सी, डी और 39 ए। 39 ए क्या कहता है, रोजी रोटी का प्रबंध करना। 39, आर्टिकल 39 ए का क्या कहता है, निःशुल्क कानूनी सहायता। उनतालीस का ए अपने आप में एक आर्टिकल है, और 39 का जो कोष्टक में लिखा गया है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉज। 39 का क्लॉज ए, 39 का खंड ए। अगर इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो कहीं कहीं ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में पढ़ने में आसानी होती है और अच्छा भी लगता है, और कई शब्द हिंदी में पढ़ते थोड़ा अटपटा लगता है, तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, 39 का क्लॉज ए। कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया था, रोजी रोटी का प्रबंध किस आर्टिकल में है, ये सवाल था, एक कोई प्रश्न था ये। बच्चों ये प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन दिए गए थे, 39 का ए, दूसरा 40, 41 और 39 का ए। ये 4 ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, ऐसे पूछा गया था, 4 ऑप्शन दे दिए गए थे। तो 39 का ए। कभी कभार ऐसा होता है कि 39 का ए नहीं देके इनमें से कोई नहीं डाल दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि 39 का ए तो है ही, लेकिन 39 का ए ये सही करके चले जाएंगे, लेकिन बच्चों ये गलत होगा। गलत क्यों होगा, इसमें 39 का ये अपने आप में एक आर्टिकल है, तो इसमें क्या है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद बच्चों उपखंड। उपखंड को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सब क्लॉज। इसको बोलेंगे सब क्लॉज। कैसे पहचानेंगे,
आर्टिकल 39 का फर्स्ट ए, 39 का सब क्लॉज 1, 39 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। इसी तरह 39 का 1A, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 39 का क्लॉज 1A, इसको क्या पढ़ेंगे, 39 का सब क्लॉज 39 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अगर इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो 19 का खंड 1 उपखंड ए, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हिंदी में पढ़ना थोड़ा अटपटा लगता है, तो इसलिए क्या पढ़ेंगे, 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक। संविधान की जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं। आगे की क्लास में जब हम करेंगे ये चीज़ें बताएंगे तो आप सोचेंगे सर ये पार्ट क्या, अध्याय क्या है, चैप्टर क्या, हम इसको कैसे पढ़ें, है ना। मेरी समझ में ही नहीं आता, मैं अध्याय 1 पढ़ाऊँ, इसमें अध्याय है, इसमें भाग है, अध्याय है, अध्याय के अंदर आर्टिकल है, इसमें खंड है, उपखंड है, क्लॉज सब क्लॉज है। सर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे पहचाने, हम इसको क्या कहें। संविधान पढ़ने से पहले इन बेसिक चीज़ों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों। अगर आप ये चीज़ें जान जाएंगे, समझ जाएंगे, आगे की जो क्लास लेंगे अगर हम पढ़ाएंगे तो उन चीज़ों को आपको मुझे पूछना नहीं पड़ेगा, आपको मेरे से नहीं पूछना पड़ेगा, आप खुद कर ले जाएंगे। सर आपने मुझे भाग बताया था, अनुच्छेद बताया था, आर्टिकल्स बताए थे, है ना, खंड बताए थे, उपखंड बताए थे, ये सारी चीज़ें पहले ही मैं क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। एक ग्राफ के जरिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा, डायग्राम के जरिए। आपका बच्चों ये पूरी एक किताब किसकी है, संविधान की। ठीक, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, भाग मिलेंगे, और इसी के अंदर इसके अंदर बच्चों क्या मिलेगा, अध्याय। इसी के अंदर क्या मिलेगा, अनुच्छेद। इसी के अंदर क्या मिलेगा आपको, खंड। खंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। इसी के अंदर एक और क्या मिलेगा, उपखंड। ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो रही है। संविधान एक संविधान है, उसके अंदर क्या होगा, भाग होगा मेरे प्यारे बच्चे। भाग आपने देखा 22 भाग, 395 अनुसूची और 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची है। ये मूल संविधान की बात कर रहे हैं जब बन के तैयार हुआ था, ठीक है। वर्तमान में तो ज़्यादा हैं, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। अध्याय की बात करते हैं, उसके अंदर एक अध्याय होगा, मैंने आपको बताया। संघ के शासन में एक अध्याय की चर्चा की गई है। उसके बाद बच्चों अनुच्छेद, है ना, अध्याय के अंदर भी अनुच्छेद डाले गए क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ना। राष्ट्रपति के बारे में बताया, कौन राष्ट्रपति होगा, उनकी योग्यताएँ होंगी, है ना, बहुत सारी आर्टिकल के बारे में बताया गया। खंड के बारे में बताया गया, क्लॉज के बारे में बताया गया है। आर्टिकल के भी अंदर क्या होता है, खंड होता है बच्चों। आपको मैंने बताया 39 का क्लॉज ए। उसके बाद उपखंड बताया, मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 19 को एक एग्जाम्पल देके बताया था। आर्टिकल 19 में क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कराई, ठीक है। अब हम लोग अनुसूची की बात करते हैं बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे अनुसूची। अनुसूची को इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल। शेड्यूल अनुसूची है क्या? भारतीय संविधान में 12 अनुसूची दी गई है, लेकिन मूल संविधान में 8 ही थी।
अनुसूची क्या है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। अनुसूची संविधान के अंत में विषयों की ऐसी सूची है जो संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करती है। मेरे बच्चों, क्या करती है? व्याख्या। अनुसूची आपकी कहाँ मिलेगी? संविधान के अंत में। ये क्या चीज़ है? विषयों की सूची। ये बच्चों क्या करती है? प्रावधान की व्याख्या करती है। ये कहाँ मिलेगी? संविधान के अंत में। संविधान के अंत में मिलेगी। विषयों की सूची है, प्रावधान की क्या करती है? व्याख्या करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें संविधान की परिभाषा। अब बच्चों हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुसूची सर आपने ये तो बता दिया, परिभाषा बता दी, ये अंत में होती है, विषयों की सूची होती है, प्रावधान की व्याख्या करती है, प्रावधानों की व्याख्या करती है। संविधान के जो प्रावधान होते हैं उनकी क्या करती है? व्याख्या करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका भाग 1 में अनुच्छेद 1, ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 1 में आर्टिकल 1 दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है बच्चों, राज्यों का संघ होगा। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या आर्टिकल 1 में सब कुछ डालना संभव है? पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगेगा। हमारे संविधान बनाने वालों ने देखो दिमाग कितना लगाया कि अगर इकट्ठा डाल देंगे लोग नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं समझेंगे ना, क्रमबद्ध तरीके से बनाया। वो सारी चीज़ें कहाँ डाल दी? पीछे। कहाँ डाल दी? एक अनुसूची में डाल दी। अनुसूची 1, अनुसूची 1 में क्या है? भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर हैं? अनुसूची 1 में। अट्ठाईस राज्य आज केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा कहाँ? अनुसूची 1 में। यहाँ सब राज्य क्रमबद्ध तरीके से राज्य, एक एक राज्य यहाँ पर दिया गया। कौन केंद्र शासित प्रदेश है, सारी चीज़ों का वर्णन कहाँ दिया गया? अनुसूची में। यहाँ पर डालना संभव नहीं था, थोड़ा लंबा हो जाता, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी गई। ठीक है, इसी तरह बच्चों ये तो रही अनुसूची की बात। आपने देखा होगा अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा है। राष्ट्रपति या कोई भी पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी, अगर उसके वेतन की चर्चा उसी आर्टिकल में दी जाएगी, है ना, हर पदाधिकारी की चर्चा हर आर्टिकल में दी जाएगी, थोड़ा अटपटा लगेगा, है ना, पढ़ने में थोड़ा सही नहीं लगेगा। तो इसलिए संविधान वेदताओं ने क्या किया? इकट्ठे ही डाल दिया। उनके लिए क्या किया? अनुसूची बना के डाल दी। तो अनुसूची 2 में क्या है? वेतन की चर्चा है। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ है। आप बताओ राष्ट्रपति की शपथ क्या होगी? मुख्य न्याय उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की शपथ में कौन कराएगा, कैसे होगी, है ना, वो सारी प्रोसेस कहाँ मिलेगी? आर्टिकल 3। अगर ये चीज़ आर्टिकल में दे दी जाती तो थोड़ा अटपटा लगता। क्या बच्चों समझ पा रहे जो मैं पढ़ा रहा हूँ? नहीं समझ पा रहे। आपको मैंने बताया
अनुच्छेद, भाग बताए, अध्याय बताए, अनुच्छेद बताए। आपके संविधान में जो आगामी क्लास होगी उसमें ये सारी चीज़ें आएगी। ठीक है, आप कैसे पहचानोगे? अगर ये बेसिक चीज़ें बताएंगे तो आपको हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले चीज़ें क्लियर होंगी तो पढ़ाने में हमें आसानी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अनुसूची की। अनुसूची मैंने आपको बताई है ना, भारत राज्यों का शब्द, भारत राज्यों का संघ है। बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर क्या बताते हैं, एक संघ बनाते हैं। संघ बनाने के लिए राज्यों की आवश्यकता होती है, उनका परिचय देना इकट्ठा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या किया, अनुसूचियों में बांट दिया गया है। ठीक है, और आपको मैंने संविधान के बारे में बताया, पूरी क्लास थी, और संविधान के बारे में मैंने छोटी परिभाषा भी बताई आपको, ज़्यादा नहीं थी। संविधान क्या है? संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। बच्चों ये लगे तो ठीक है, नहीं तो छोटी सादा सिंपल नियमों और कानूनों का संग्रह को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, और आपको संविधान सभा की मांग मैंने बताई कैसे की गई। समय समय पे अंग्रेज़ों ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव 1940 में स्वीकार कर लिया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, वो उसका बहिष्कार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि दूसरी विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हम आपकी संविधान सभा की मांग को स्वीकार करेंगे, लेकिन उसका भी बहिष्कार कर दिया गया। उसके बाद बात होती है कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन भेजा जाता है, तो कैबिनेट मिशन के ही द्वारा हमारी संविधान सभा का क्या होता है, गठन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई है ना। संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में चर्चा कराई, दूसरी तीसरी के बारे में बताई, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बताया, जो वर्तमान में प्रस्तावना है वहीं से यहाँ से बेस आधार तैयार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव से। ठीक है, अम्बेडकर के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी था, वहाँ थोड़ा हमने बताया आपको। प्रारूप समिति के बारे में बताया, और प्रारूप BN राव ने जो प्रारूप तैयार किया था उसके बारे में भी मैंने बताया आपसे। ठीक है, आज के लिए फिर बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।